तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने राइस को देख लिया था, जहां पे हमने राइस की ओरिजिन, उसकी कल्टीवेशन, उसकी वैरायटी, प्रोडक्शन और हमने यूजेस को देखा था। आज की वीडियो में हम वीट के बारे में जानेंगे, जहां पे हम उसके ओरिजिन, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, वैरायटीज और उसके यूज को देखेंगे कि हमें ये कहां कहां पर यूज किए जाते हैं और क्या काम में आते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम को खराब किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहते रहेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं वीट की। सेम कंडीशन है, जिस तरीके से चावल के ओरिजिन को लेकर थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, वैसे ही वीट के ओरिजिन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसकी ओरिजिन सेंटर का सही सही पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से इसके बहुत सारे ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं, मल्टीपल ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं। उसमें से एक सेंटर आपका भारत भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब इंसान ने सबसे पहले फार्मिंग करना सीखा होगा, ठीक है, जब भी सीखा होगा, जितने भी टाइम पहले सीखा होगा, तो जब फार्मिंग करना सीखा होगा तो जिन फसलों को उसने पहले बार बोया होगा, उन फसलों में से एक आपका वीट भी है। यानी कि वीट की पहचान बहुत पहले से ही लोगों को है और इसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें और क्लियर होती है कि हाँ, पहले के लोगों को भी इस चीज की जानकारी थी। इसी बताइए ना कि डेट क्या है। तो देखिए, डेट की बात यह है कि आपके लेवांट रेंज में, ठीक है, इसी वजह से डेट नहीं बता रहा था। ये आपके लेवांट रेंज में एक रेंज है, एक एरिया है, उस एरिया में माना जाता है कि सबसे पहली बार वीट का कल्टीवेशन किया गया होगा 9600 वर्ष पहले। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 9600 ईयर पहले माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकती है, बात समझिएगा। ईसा मसीह के जन्म से 9600 ईयर पहले माना जाता है। हम हिंदी वाले लोग हैं, 9600 बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश बोलने में थोड़ी टाइम लग जा रही है। देखिए, सिंपली बात यह है कि ये माना जाता है कि वीट का कल्टीवेशन सबसे पहले लेवांट रेंज में 9600 वर्ष पहले, यानी कि 600 ईयर पहले माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कल्टीवेशन इसी रेंज में, इसी लेवांट रेंज में किया गया था। अब मन में डाउट होगा कि ये क्या है लेवांट रेंज, तो वो भी सुनिए। चलिए, तो देखिए, इस लेवांट रेंज के अंदर आपकी ये कंट्रीज आती हैं। आपकी सीरिया हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट, ध्यान दीजिएगा, इजिप्ट हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया। ये कुछ कंट्रीज हैं जो आती है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको फिगर के माध्यम से शो कर पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, डाउट मत रखिएगा। अब बात सुनिए, जो आपका इजिप्ट है, आपको पता है कि वहां पे बहुत सारे पिरामिड्स पाए जाते हैं। उन पिरामिड्स में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन पिरामिड्स में देखा गया था कि उन पिरामिड की जो दीवार बनी होती है, उन दीवालों के जो ब्रिक्स होते हैं, उन ब्रिक्स में गेहूं के दाने पाए गए थे। और जब उनका कार्बन डेटिंग मेथड, जो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा, तो उस कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा जब उसका टाइम ज्ञात किया गया कि ये गेहूं कितना पुराना है, तो वहां से हमें समझ में आया कि ये करीबन 6000 साल पुराना या 6500 साल, यानी कि 6500 साल पुराना है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, 6500 ईयर पुराना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इजिप्ट के दासूर सिटी में एक पिरामिड है। उन पिरामिड्स की ब्रिक्स में, यानी कि उन पिरामिड की ईंटों में वीट के ग्रेन, यानी कि वीट के दाने पाए गए थे। और जब उन ग्रेन्स का एज निकाला गया कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा, तो हमें वहां पे पता चला कि ये करीबन 6000 साल पुराने हैं, इससे कम के तो नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पे ये आपको 6000 साल और कहीं कहीं पे आपको 6500 साल पुराना कहा जाता है। तो वो कोई बात नहीं, इस टाइम पीरियड के बीच में ही हुआ होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि न मानने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, अब उस टाइम पे जाके आप खुद तो पता लगा नहीं सकते हैं। इसके अलावा उन पिरामिड्स की जो पेंटिंग्स है, उन पेंटिंग्स में गेहूं के चित्र बने हुए, उनकी बालियों के चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि हाँ भैया, हाँ,
ये लोग जानते थे, जानकार थे, इनके पास भी वीट की जानकारी थी और ये लोग भी वीट का प्रोडक्शन करते थे, फार्मिंग करते थे, सिंपल सी बात है। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि जो आपकी वीट की फार्मिंग है वो प्री हिस्टोरिक एरा से ही किया जा रहा है, प्रागैतिहासिक काल से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है। देखिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ऐसा माना जाता है कि आपके ग्रीस में, पर्सिया में, तुर्की में और इजिप्ट में, इन जगहों पे आपके प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सबसे पहले आपका वीट का कल्टीवेशन किया गया होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दिल पे मत लीजिएगा। भारत में भी किया गया है ऐसा भी माना जाता है, तो चिंता में मत आइएगा, ठीक है। और सुनिए, जो एक आपके बॉटनिस्ट हैं एपीडी कैंडोल जी, उन्होंने अपनी एक बुक में ये बताया है कि सारी ओरिजिन सेंटर, बहुत सारी ओरिजिन सेंटर है, उनमें से एक ओरिजिन सेंटर भारत का मेसोपोटामिया भी है। तो इस वजह से भारत में भी किसी न किसी वीट की स्पीसीज की जो ओरिजिन सेंटर भारत भी माना जाता है, ऐसा इन्होंने कहा था। ये जो आपके एपीडी कैंडोल साहब हैं, ये एक बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने ही टेक्सोनॉमी का जो सिस्टम है उसे दिया था, ठीक है। तो बात समझ रहे होंगे आप। तो जो आपके ये कैंडोल साहब हैं, इन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स एक बुक लिखी थी और उस बुक में इन्होंने ये बताया था कि वीट का ओरिजिनल होम आपका जो है वो मेसोपोटामिया है, यानी कि सिंपली ये कह रहे हैं कि भारत है, ठीक है। और देखिए क्या कहा था उन्होंने, कहा था कि इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि वीट की कुछ स्पीसीज का ओरिजिन भारत में ही हुआ होगा। तो आप हमारी बातों से एग्री करेंगे? बिल्कुल करिएगा। तो ये थे कुछ उल्टे सीधे आपके बहुत सारे हिस्ट्री, जिन्हें जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि नहीं, क्योंकि इनसे हमें कुछ खास क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन इतना जानते रहिए, आप अपनी सभ्यता के बारे में जानते रहिए। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई के दौरान जो आपकी ऐसा यही सेम कंडीशन है जो आपका आपने चावल में पढ़ा था, उसी तरीके से इसका भी ओरिजिन जो है वो आपके सिंधु घाटी में ही माना जाता है, उसी एरियाज में माना जाता है, ठीक है। तो इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो उसी मोहनजोदाड़ो की खुदाई में आपको वहाँ से कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त हुए थे जिनसे हमें समझ में आया था कि हाँ, वीट की ओरिजिन कम से कम 5000 साल पहले से ही भारत में की जा रही है। इतना तो समझ में आ ही गया था, ठीक है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में हमें कुछ वीट के अवशेष मिले होंगे जिनको देख के हम ये चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जितनी भी थी सब हमने ख़त्म कर दी। अब बात करते हैं वीट के कुछ स्पीसीज़ के बारे में, वो सुन लीजिए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वीट आपका एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीरियल क्रॉप से मतलब समझिएगा, वीट क्या, जो आपका चावल पढ़ा था आपने, वो चावल भी आपका एक सीरियल क्रॉप है। इसके अलावा चावल भी आपका स्टेपल फूड है और वीट भी आपका स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब क्या है? ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसे हम हर रोज बड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो हम चावल को भी करते हैं और रोटी को भी, यानी कि ये आपका जो वीट है, वीट को भी करते हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी खत्म। अब बात करते हैं सीरियल फूड क्या है, वो समझिए। सीरियल क्रॉप है, इसका सेंस ये है कि ये आपकी फैमिली ग्रैमिनी का, या कह लीजिए पोएसिया का, जो फिलहाल में आज पोएसिया हो गया है, तो फैमिली पोएसिया का या ग्रास फैमिली का मेंबर है। और ये एक सिंगल सीडेड फ्रूट होता है जिसमें जो आपका सीड कोट होता है, जो उसके ऊपर की लेयर होती है, और जो आपके फ्रूट वॉल की लेयर होती है, वो आपस में मिक्स होती है, आपस में मिली हुई होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो इसके ऊपर का ब्रांड नहीं होता है जो हमने उतार के तेल बनाया था, तो बस उसी की बात चल रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपका सीड कोट है और जो आपका फ्रूट वॉल है वो आपस में मिक्स होता है, ठीक है। और अगर ये सिंगल सीडेड जो आपका फ्रूट है, अगर इनका साइज बड़ा बड़ा है तब आप उन्हें सीरियल कहेंगे, और अगर साइज छोटा छोटा है तो उन्हें आप मिलेट्स कहेंगे। जैसे आपके सीरियल के एग्जाम्पल हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, मतलब बार्ले हो गया, और कॉर्न हो गया, यानी कि मक्का हो गया। उसी तरीके से आपका मिलेट्स है, वो आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, छोटे दाने वाले, ठीक है। तो यही आपकी कहानी है। तो यहाँ पे अब इन सब की बात खत्म। अब बात करते हैं इनके स्पीसीज की, ठीक है।
यानी कि कल्टीवेशन की, कि भारत में किन किन स्पीसीज का या पूरे वर्ल्ड में मोस्टली किन किन स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। तो देखिए इनकी जीनस तो एक ही है, नाम है उनका ट्रिक्टिकम, जो बहुत बड़ी मात्रा में हर जगह यूज की जाती है। इन जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज में ही करीबन 18 स्पीसीज पाई जाती है, और उन 18 स्पीसीज में से मोस्टली कुछ 3, 4 या 5 स्पीसीज हैं जिनका कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड के लेवल पर किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम उन्हें देखते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो आपका वीट है वो ट्रिक्टिकम जीनस से बिलोंग करता है। इसकी 18 स्पीसीज पाई जाती है, और इन्हें किस मेथड से डिवाइड किया गया है तो वो समझिए। इन्हें क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, देखिए एक होता है डिप्लॉइड, एक टेट्राप्लॉइड, और तीसरा है आपका हेक्साप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब यानी कि द्विगुणित, टेट्राप्लॉइड का मतलब जैसे 4 गुणित को क्या मतलब, हिंदी छोड़िए यार, क्या जानना हिंदी। देखिए ऐसे समझिए, डिप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या 14 होती है, टेट्राप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या 28 होती है यानी कि 28 होती है, और हेक्साप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या। तो उसी गुणसूत्र की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब उनके नाम भी सुन लीजिए। पहला है आपका डिप्लॉइड, इसमें कौन आता है तो इसमें आते हैं आपके ट्रिक्टिकम मोनोकोकम। ठीक है, आपका जो टेट्राप्लॉइड है जहां पे क्रोमोसोम की संख्या 28 पाई जाती है वहां पे आता है ट्रिक्टिकम ड्यूरम, और जो आपका हेक्साप्लॉइड है उसमें जो आपकी स्पीसीज आती है इसमें जो आपका क्रोमोसोम का संख्या है वो 42 होता है, और उसका नाम है ट्रिक्टिकम एस्टिवम। और यही आपकी जो स्पीसीज है ट्रिक्टिकम एस्टिवम, इसे ही ब्रेड वीट के भी नाम से जाना जाता है। ब्रेड वीट का मतलब समझ ही गए होंगे, क्योंकि इस वीट का, इस गेहूं का ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज किया जाता है तो वही है, वो आपकी यही गेहूं की स्पीसीज है, वीट की स्पीसीज है, जिसका नाम ट्रिक्टिकम एस्टिवम है। ठीक है, तो इस स्पीसीज का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो बात खत्म करते हैं, अब इनके कल्टीवेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आइए कल्टीवेशन देख लीजिए। तो देखिए जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो में जाना था कि जो आपका चावल है वो आपका खरीफ की क्रॉप थी, खरीफ क्रॉप था, वैसे ही जो आपका गेहूं है वो आपका क्या होता है, वो आपका रवि फसल होता है, रवि क्रॉप्स होता है। ठीक है, तो ये भी जानते रहिएगा। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि क्या होती है रबी की फसल, क्योंकि सब लोग तो गांव के हैं नहीं, सबको तो पता होगा नहीं। तो बात सुन लीजिए, ऐसी फसल जो अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है, अप्रैल से मई के महीने में काटी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर भी सुन लीजिए, जैसे आपका गेहूं हो गया सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसके अलावा आपका मटर हो गया, जौ हो गया, आलू, टमाटर, प्याज, जो आपका सरसों होता है, वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है, जो इस टाइम पे बोई जाती है और अप्रैल से मई के महीने में कटाई की जाती है। तो बात समझ में आ गई कि आपकी रवि क्रॉप्स कौन कौन सी है। तो चलिए अब हम इनके कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या ही ध्यान देना, मैंने अभी आपको कल्टीवेशन बता दिया है, इसी को एक बार दोहराऊंगा, क्योंकि अगर वो रवि के अंतर्गत ही आती है तो इसका मतलब है कि उसी टाइम पीरियड में ही इसको बोया और काटा जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सी लॉजिक है। देखिए स्वतंत्रता के बाद जब हमें आजादी मिल गई थी, उसके बाद हमारे देश में उतनी बड़ी मात्रा में वीट का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा था, और ना ही हमारे पास उतनी सारी मॉडर्न या डेवलप वैरायटीज थी जिनसे हम कर सके। तो 1960 में कुछ साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ के हैं उन्होंने हेल्प किया, जो बाहर की जो स्पीसीज हैं उनको लेके मिला के एक अच्छी डेवलप वैरायटी तैयार की, जिसके बाद से हमारे देश में 1960 के बाद से बहुत अच्छी मात्रा में और बड़ी मात्रा में गेहूं का कल्टीवेशन किया जाना स्टार्ट किया या फार्मिंग किया जाना स्टार्ट किया, जिसके बाद आपकी ग्रीन इवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति हुई। बात आप समझ गए होंगे, खेती में हमने बहुत उन्नति कर ली, उसके बाद से हमें इन चीजों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। ठीक है, हम इतने आत्मनिर्भर हो गए कि सब कुछ हम अपने पास से ही कर लेते थे। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए सिंपल सी बात है, अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है, कम से कम इसे काटा जाता है अप्रैल से मई के महीने में काटी जाती है। इनका जो पकने का पीरियड होता है वो करीबन 4 से 6 मंथ का होता है, यानी कि 4 से 6 महीने में ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर थोड़ा इनके लिए अलग अलग होता है। स्टार्टिंग के टाइम पे इनको थोड़ा ठंडा माहौल चाहिए होता है, जब ये बीज के दौरान होते हैं और जब इनकी ग्रोथ होती है। जब इनमें से बालियां निकल आती हैं, यानी
जब ये पूरी तरीके से मैच्योर होने वाले होते हैं तो उस दौरान इन्हें एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, करीबन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ताकि इनकी बालियां बहुत जल्दी से पक जाएं और ये हार्वेस्टिंग के लायक तैयार हो जाएं। तो इन्हें अप्रैल से मई के बीच में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर इनके लिए अच्छा माना जाता है। स्टार्टिंग के टाइम पर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस में रहे तो बहुत बेटर माना जाता है, और फिर धीरे धीरे जैसे से मैच्योर होता जाए वैसे वैसे इनकी टेम्परेचर की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। बात आप समझ गए होंगे, ठीक। बाकी अगर आपको कहीं ये देखने को मिल जाए कि मार्च से अप्रैल के बीच में काटे जाते हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि हमको जो देखने को मिलता है वो इससे भी अजीब मिलता है। फरवरी से लेके आपके अप्रैल के बीच में काट ली जाते हैं। तो आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल फील होता हो तो आप ये कर सकते हैं कि मार्च से लेके मई के बीच में कटाई की जाती है या हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो डाउट में मत आया करिए, मैंने बताया था ना, किताबी में और रियलिटी में थोड़ा फर्क तो होता ही है। चलिए, तो अब बात की जाए इनके लिए सॉइल कौन सी अच्छी मानी जाती है, कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो तेरी मिट्टी मतलब कि एक मिनट यानी कि लूमी सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी कि हमारी जो दोमट मिट्टी होती है, इंग्लिश में लूमी सॉइल, हिंदी में दोमट मिट्टी, वो इस वीट के लिए सबसे अच्छी बेस्ट मानी जाती है और लगभग सब जगह पर वही पाई भी जाती है। और सुनिए, बाहर के देशों में इसी वीट का टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिलता है। उसकी वजह है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो कंडीशन है उनमें फ़र्क होने की वजह से इनके टाइम पीरियड में भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो डाउट में मत आइएगा। यहाँ पे भारत में जो फसल 4 से 6 महीने में तैयार हो जाती है, बाहर वो फसल करीबन साल भर, 8 महीने, 9 महीने या 7 महीने इस तरीके से भी तैयार होती है, ठीक है। अच्छा, पता है मैं पीछे क्यों हंस रहा था? उसकी वजह ये है ना कि वो मेरे को तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग याद आ गया था, ठीक है। तो बस उसी के साइड इफेक्ट हैं। चलिए, अच्छे साइड इफेक्ट हैं, खराब ना है। तो ये हमने अब तक देख लिया इसका कल्टीवेशन। अब बात करते हैं इनकी वैरायटी की। तो वैरायटी देखिए अब बात की जाए वैरायटी की, तो किसी भी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट लाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसकी ज़रूरत ये पड़ती है कि पहले की जो वीट की वैरायटीज़ थी ना, वो काफ़ी लॉन्ग हुई करती थी, बहुत बड़ी बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, ठीक है। मतलब बहुत बड़े बड़े पौधे हुआ करते थे, और जो उसमें से बाल निकलते थे वो बाल बहुत छोटे हुआ करते थे, और इसकी वजह से इनमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी वजह से जो आपकी मैक्सिको की वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से बहुत सारी इंप्रूव्ड वैरायटी को डेवलप किया गया था। उनमें से जो डार्फ वैरायटीज हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। डार्फ यानी कि बौनी, यानी कि छोटी वैरायटी, यानी कि छोटे छोटे प्लांट रहे और जो उनमें लगने वाली बालियां हैं वो बड़ी बड़ी हों। इस वजह से इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मैक्सिको के इस इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी दी है। इस वैरायटी को भारत की वैरायटी के साथ फ्यूज करा के एक न्यू वैरायटी डेवलप की गई, जो भारत के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही वो ग्रो कर सके। उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस था, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, और उसके अलावा उनके मैच्योरिटी पीरियड को कम किया गया, क्योंकि अलग देश का अलग जो मैच्योरिटी पीरियड था उसको भारत के हिसाब से किया गया। उसके अनुसार उसमें न्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा देखी गई। इन सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ इम्प्रूव्ड वैरायटी के अंदर। मैक्सिको की वैरायटी, भारत की वैरायटी, इनको फ्यूज़ करा के एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई। और ये सब काम में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? तो उनका नाम था MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी माना जाता है, यानी कि हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। और अगर वर्ल्ड के लेवल पर बात करें तो आपके नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो वर्ल्ड के लेवल पर इन्होंने मदद की और हमारे भारत में MS स्वामीनाथन ने मदद की थी, और इसी के बाद आपकी हरित क्रांति हुई थी। बहुत तेजी से हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया था इस चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई। वैरायटी के कुछ नाम सुन लीजिए। तो देखिए, आपका कल्याण सोना हो गया, सोनरा हो गया, सरबती हो गया, जनक प्रताप, अर्जुन हो गया और सोनालिका हो गई, और ऐसी बहुत सारी इम्प्रूव्ड वैरायटी पाई जाती है। ये कुछ नाम हो गए, अब बाकी बहुत सारे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्शन की।
तो देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक या इनके डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन आपकी चाइना में होता है, यानी कि पहले नंबर पे वो आता है, सेकंड नंबर पे कहीं भारत आता है, थर्ड पे आपका रसिया आता है। तो इस तरीके से वीट का प्रोडक्शन होता रहता है। बात समझ में आई? तो मतलब चावल भी चाइना में ही पहले नंबर पे था और हम सेकंड नंबर पे थे, और इसमें भी हम सेकंड नंबर पे हैं, मिला के कहना ये है। और अगर अपने भारत की बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर वीट का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, बिहार, गुजरात, ये सब हो गए। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। हमने अब इनका प्रोडक्शन देख लिया, अब यूजेस देख लीजिए। अच्छा, सही से बताइएगा, इसके भी यूजेस बताने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। अरे आप लोग से अच्छा इसको कौन जानता होगा, दिन रात यही तो खाते रहते हैं। हाँ, एक स्टेपल फूड है, भूल गए? स्टेपल फूड यानी कि खाने में बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। तो सुनिए, आप इसकी पाव रोटी खाते हैं, ठीक है, सिंपल एकदम लैंग्वेज में बता रहा। आप इनके केक खाते हैं, दलिया खाते हैं, पास्ता खाते हैं, आप इनके नूडल्स खाते हैं। बहुत सारे इनके गेहूं के द्वारा, गेहूं का मतलब वीट का फर्मेंटेशन कराकर, किण्वन कराकर इनसे बियर बनाई जाती है। ठीक है, बियर बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है, वोडका बनाया जाता है। इनको बायोफ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, पशु के चारे बनाए जाते हैं, मतलब पशु के लिए खाने के लिए जो होता है, क्या कहते हैं, भूसा, वो भूसा बनाया जाता है। और आपने घर के ऊपर छतें बनी हुई देखी होगी, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में मड़ई कहते हैं, तो वो बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी काम खत्म हो गया। अब एक नॉर्मल बात सुनिए, मतलब विशेष बात सुनिए। विशेष बात ये है कि आपके इस वीट के अंदर ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और उस प्रोटीन से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जी होती है, तो ऐसे में अगर वो वीट का कुछ भी खाएंगे तो उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ग्लूटेन वीट में से बाहर निकाल कर ऐसी वैरायटीज डेवलप की गई है, ताकि ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी है वो लोग भी वीट का भरपूर आनंद ले पाए, यानी कि गेहूं को खा पाए। तो बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे, एकदम किडनी टचिंग लग जाए, फेफड़ा के अंदर तक जाके झकझोर दे, तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।